हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी और मेटल की वाटर से रिएक्शन करने के बाद डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट बने थे उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम मेटल और की जो एसिड से रिएक्शन होती है उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 6। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब धातु अम्ल से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि मेटल एटम अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज की जाती है। एक जनरल बनाते थे हम Zn+H2SO4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, जिंक का सल्फेट ZnSO4+H2, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। तो ये क्या हमारे पास मेटल एटम डाइल्यूट एसिड से क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है वहाँ पर रिलीज की जाती है। इससे पहले भी हम इसको देख चुके हैं। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट्स फाइंड आउट। क्या जो प्रत्येक धातु है वो एसिड से सेम प्रोसेस से या सेम स्पीड से रिएक्ट कर पाता है, सेम रेट से रिएक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो इसको क्या करेंगे हम देख रहे हैं। एक्टिविटी 3.11, कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन इफ द सैंपल आर ट्रांसिट, रब देम क्लीन विथ सैंडपेपर। ठीक है, आपको क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम मेटल एटम को छोड़ के सारे मेटल एटम को क्या कर देना है, कलेक्ट करना है। अगर उसके ऊपर क्या हो रही है, कोई कोटिंग हो रही है, मतलब उसके ऊपर क्या है, कोई इनएक्टिव सरफेस बनी हुई है, मेटल के ऑक्साइड की इनएक्टिव सरफेस है, तो उसको क्या कर देना, आपको साफ कर देना है। ठीक है, सैंड पेपर जो होगा, सैंड पेपर की सहायता से क्या करना, आपको उसके ऊपर क्या करना है, रब कर देना है, ताकि उसमें जो इम्प्योरिटीज होंगी या मेटल की जो ऑक्साइड्स लेयर बन जाती हैं उनको क्या कर देना, आपको साफ कर देना है। ठीक है, तो ये क्या करना आपको कलेक्ट करना। याद रखिएगा सोडियम और पोटेशियम को नहीं रहना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव फायर कैच करता है सीजी, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। क्वेश्चन, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विग्रसली इवन विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ठंडे पानी के साथ भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट से क्या करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, विक्रिया करते हैं, तो आपको इनको नहीं लेना है। पुट द सैंपल सेपरेटेड इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या करना है, जो प्रत्येक मेटल एटम, मान लो आपने आयरन लिया, आपने जिंक लिया, आपने लेड लिया, एल्यूमिनियम लिया, कॉपर लिया, सिल्वर लिया, लेड लिया, तो जो भी मेटल एटम आपने कलेक्ट किए हुए हैं, जो आपके आसपास या लेबोरेटरी में जो भी मेटल एटम के क्या थे, सैंपल थे, वो आपने कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद उसको आपको किस में रख देना है, डाइल्यूट HCl में रख देना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। सस्पेंडेड थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब्स सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको थर्मामीटर को परखनली में इस प्रकार से अरेंज करना है ताकि उसमें से जो बबल निकले, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, एसिड में डूब जाए। टब्स सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड्स। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। उसके बाद क्या करना है, जो उस टेस्ट ट्यूब में बबल्स जो बन रही हैं, बुलबुले जो ऊपर को आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, और किस रेट से, किस दर से क्या कर रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं या कितनी देर में वो निकल रहे हैं, तो वो क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मेटल एटम की क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी का रेट देख रहे हैं। मान लो आपने, पता चला आपने सैंपल तो ले लिए और उसके बाद कुछ काम करने लगे, इधर उधर खेलने लग गए, तो उसके बाद क्या होगा, आपको पता ही नहीं चल गया कौन मेटल कब रिएक्ट कर पाया एसिड से। तो आपको क्या ना, वहाँ पर नजरें गड़ाए रखनी है। ठीक है, किसकी नज़र, ईगल की नज़र होनी चाहिए, जैसे वहाँ पर क्या होता है, एकदम से बगुला जैसा ध्यान कहते हैं ना, तो वही आपको वहाँ पर रखना है। विच मेटल रिएक्ट विग्रसली विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा मेटल एटम क्या होगा, सबसे ज़्यादा विग्रसली क्या करता है, वहाँ पर रिएक्ट कर पाता है। विच विद विच मेटल डिड नॉट रिकॉर्ड द हाइस्ट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद कौन सी जो धातु थी जिसमें आपने सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या किया, रिकॉर्ड किया। ठीक है, जिसमें टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करना, आपको रिकॉर्ड करना है। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स के साथ जो डिफरेंट मेटल आपने आप कलेक्ट किए थे, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या करनी है, आपको अरेंज करनी है कि कौन सा मेटल एटम सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्टिव था, किसने सबसे तेजी के साथ अभिक्रिया की, और किसने सबसे कम
बहुत स्लो रेट से क्या की वहाँ पर रिएक्शन की, क्योंकि डिफरेंट मेटल एटम होते हैं तो डिफरेंट मेटल एटम की जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है नहीं, जैसे हमने कहा था जैसे सोडियम पोटेशियम भी अपने में बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेटल एटम को आपको अरेंज करना है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या करना है आपको, जो एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है या फिर जिंक है, आयरन है, इनकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। एक में जैसे मान लो आपने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे Mg था, Mg प्लस HCl, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर बाहर चलेगी। तो इसी ढंग से आपको जो डिफरेंट मेटल एटम होंगे उनकी क्या करनी है, रिएक्शन राइट करनी है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। आप देखेंगे, देखो एक तो हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किया आपने, ये डिफरेंट मेटल एटम को क्या किया, रिएक्ट कराया, ठीक है। मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो प्रत्येक केस में देखोगे कि आप क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या कह रहे हैं हम, प्रत्येक केसेज में क्या होंगी, रिलीज की जाएगी। लेकिन जब आप क्या लेंगे, नाइट्रिक एसिड लेंगे, ठीक है, आप HNO3 लेंगे, तो उस स्थिति में, ठीक है, जब आपने नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है तो नाइट्रिक एसिड के केस पे वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने आप में जो नाइट्रिक एसिड है, वो नाइट्रिक एसिड क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के होने की बेस पे वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इटसेल्फ गैस रिड्यूस टू एनी वन ऑफ द ऑक्साइड्स, ठीक है। अगर वहां पर हाइड्रोजन गैस निकली तो हाइड्रोजन गैस खुद क्या होगा, प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गैस रिड्यूस्ड। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वाटर, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर। जो हाइड्रोजन गैस वहां पर बनी थी उसको क्या कर देगा, वाटर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, और अपना आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। अपना आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, N2O में, NO में और NO2 में। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम और जो मैग्नीज होगा, ये दो मेटल एटम ऐसे हैं जो बहुत स्लो रेट से, ठीक है, बहुत ही कम रेट से डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे, ठीक है। इनको मैं बता देता हूँ। N2O का नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं हम, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का नाम सुना होगा ना, मूवी में देखा होगा आपने, कोई गैस जैसे सूंघते हैं तो उसके बाद क्या होती है, हंसी आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो यही गैस होती है। दूसरा हमारे पास NO क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 क्या हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड में अंतर है। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड क्या हमारे पास, HNO3। NO को क्या बोले, नाइट्रिक ऑक्साइड बोले, ट्रिक याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहां पर क्या है, HNO3 अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की बेस पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज की कंपैरिजन में थोड़ा बहुत क्या होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल पाती है, ठीक है। You must have observed in activity 3.11 the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. डिफरेंट जो आपने 3.11 में मेटल एटम कलेक्ट किए थे, ठीक है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करने के लिए, तो वहां पर जो बबल्स बनने का जो रेट होगा वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, मैग्नीशियम में होगा। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट रेट से क्या होगा, वहां पर रिएक्ट कर पाएगा। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। अगर हम इसकी अरेंजमेंट देखें, जैसे आपने वहाँ पर 4-5 सैंपल मेटल एटम के सैंपल लिए थे, तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर उसके बाद आयरन। तो ये क्या होगा, इनके रिएक्टिविटी का रेट होगा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कोई बबल भी नहीं बनेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं जाएगा। तो एज इट इज जैसे आपने रखा था वैसे रहेगा। दिस शोज दैट कॉपर डस नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कॉपर होगा वो डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। अब हमने कहा था ना कि डिफरेंट मेटल एटम क्या होगा, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, डिफरेंट के साथ डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं और रिएक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कोई मेटल एटम रिएक्शन कर पाता है और कोई मेटल एटम रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो ये क्या है, उनकी डिफरेंट मेटल एटम की क्या है, रिएक्टिविटी है। आगे हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगे तो हम वहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है और कौन सबसे ज़्यादा सबसे कम रेट से क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो कॉपर की केस पे डाइल्यूट HCl से कोई रिएक्शन नहीं होती है। एक्वारेजिया एनसीईआरटी में दिया गया है, याद रखिएगा। एक्वारेजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर, इसे क्या बोला जाता है, रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है।
इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, रेशियो ऑफ 3:1। अगर हम इसमें HCl और HNO3 की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड की बात करें, तो ये कितना होगा, 3 पार्ट HCl होगा, 1 पार्ट क्या होगा, HNO3। तो 3:1 के रेशियो में नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट मिलने के बाद क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन थ्रू नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू so alone. Aqua regia is highly corrosive, forming fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. एक्वा रेजिया देखो, कुछ मेटल एटम हमने कहा था ना कि जिनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जैसे गोल्ड है या फिर अन्य कोई सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये क्या करते हैं, नॉर्मली जो एसिड होता है उनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक्वा रेजिया बना दिया, 3 पार्ट HCl लिया, 1 पार्ट HNO3 बनाया, तो ये क्या बना दिया, एक्वा रेजिया। तो इसमें जो भी मेटल एटम आप रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गोल्ड या फिर जो भी प्लेटिनम का मेटल एटम होगा वो भी क्या करेगा, इसको डिजॉल्व कर देगा। आपने देखा ज्वेलरी जो बनाते हैं वो इस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा, ज्वेलर अगर आपके गोल्ड को बहुत लंबे समय तक उस सॉल्यूशन में, जो कहते हैं उसको नॉर्मली भाषा में क्या बोला जाता है, तेजाब, अगर उस तेजाब में रखता है तो इसका अर्थ क्या होगा, वो आपके गोल्ड की क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, जो सोना है वो सोना क्या होता है उस एक्वा रीजियम में, या फिर जो क्या होगा, जिसे हम नॉर्मल भाषा में तेजाब बोल सकते हैं, या कोई भी जैसे जिसमें वो डिजॉल्व हो सके और लंबे समय तक रखता है, तो मेटल क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो आपका सोना क्या हो सकता है, वहाँ पर नुकसान होता है। तो आपकी ज्वेलरी को क्या कर सकता है, वो हार्म कर सकता है। हार्म करने का अर्थ क्या हो सकता है, उसको चुरा सकता है, क्योंकि वो क्या होगा, एसिड में डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होने के बाद क्या करेगा, वो उसको फिर दोबारा क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में अलग कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, मेटल एटम कैसे एसिड से रिएक्शन करता है, तो उसको हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो मेटल की जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, मेटल हो गया या नॉन मेटल है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।